ओके ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? मुझे कुछ बताएंगे? कुछ डाउट्स है एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, लेसन के लिए? कोई बोलेगा कुछ 2 मिनट के लिए? हाँ, रुपा ज्वाइन हो गई अभी। हाँ बोलो, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन है? उनमें से किसी को कुछ क्लियर है कौन से 2 लेसन है एग्जाम के लिए? कोई बताएगा लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 3? यस और नो? हाँ 3 और लेसन नंबर 1। हाँ ओके, 1 एंड 3। लेसन नंबर 1 में कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आप लोगों ने टेस्ट दिया है, बराबर है ना? आज भी हम एक टेस्ट भेजेंगे आपको, वो भी आप सॉल्व करो तो आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। आपको बायो से भी डर तो नहीं लग रहा है ना? एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस है और उसमें कुछ समझ में आता नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ वहाँ अंडरस्टैंडिंग में। सामने टीचर रहेगा तो समझ में आता है ना, लेकिन तो भी आप इतने सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई दे रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको थैंक यू। अब मैं क्या सोच रही हूँ, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप ये 8 दिन में आप लोग ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। हमने सुना है केमिस्ट्री में ही 3 चैप्टर रखा है, फिजिक्स में 5 है, मैथ्स का अभी हमने देखा नहीं, लेकिन मैथ्स का भी ग्रुप पे डाला था तभी, उसमें भी है। मतलब आपको अभी 8 दिन में इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बराबर है ना? मैथ्स के 4 है। ओके देखो, तो टोटल इतने सारे लेसन पढ़ने हैं और फिर लेक्चर भी रहेगा अपना जूम पे, तो किस तरह से मैनेज करेंगे स्टडी? इसलिए थोड़ा पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया, वो भी ठीक है। और अपने 2 चैप्टर वैसे मोस्टली आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं फॉर्मेट में, पढ़ते भी जा रहे थे, तो आपका थोड़ा बहुत आइडिया आपको है 2 चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। और एक नेक्स्ट टेस्ट भी आपको आ रहा है, तो मीनवाइल आपका 2 टेस्ट भी होता जाएगा। तो मैं आपको जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टेस्ट सॉल्व करो। तो टेस्ट सॉल्व करने से अपना प्रैक्टिस होता है, और मैं भी 1-2 दिन में कुछ क्वेश्चंस निकाल के आपको टेस्ट देती हूँ व्हाट्सएप पे एमसीक्यू फॉर्मेट में, आप वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो 116 हो गया, 30 या 40 मिनट्स का अपना लेक्चर है, उसमें टाइम जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर हो गया है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये हुआ। और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अब मैं इसको ज्यादा रिवाइज नहीं करती। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मैं इससे स्टार्ट करूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू थिंक, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूँ या एक आध 2 चैप्टर? हाँ, अभी मेरा प्लानिंग क्या था, ये 7 डेज है ना, उसमें से मंडे और थर्सडे तो लेक्चर नहीं होगा, तो बाकी सब दिन में लेक्चर होगा। लेकिन आपको ऑडियो के लिए अभिनव को भी पढ़ाई करना है, वो अकेला ही ये सब मैनेज करता है ना, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम एग्जाम के बाद हम फिर बाद में यूट्यूब पे डालेंगे। टिल दैट लेक्चर होता रहेगा। तो आपको किसी को लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए वो मुझे बताओ। डू यू वांट लेक्चर फॉर 40 मिनट्स इन 7 डेज? अगर नहीं चाहिए तो नो बोलो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं नोट्स डालती जाऊंगी। नोट्स भी लिखने हैं, उससे अच्छा मुझे लगता है अगर लेसन होते जाए 40 मिनट्स में तो 3-4 लेसन हो जाएंगे। और बोल नहीं सकते 21 को आपको आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा, वो तो बात का बात है ना। टिल दैट अपना लेसन आगे होता जाएगा। क्या लगता है आपको, हम लेक्चर लेते रहे या गैप दे दूं, छुट्टी दे दूं आपको 8 डेज के लिए? जस्ट गिव मी रिप्लाई, कैन वी कंटिन्यू अवर टीचिंग? व्हाट डू यू थिंक? आपको इतने सारे लेसन्स भी पढ़ने हैं और नोट्स आएंगे तो नोट्स भी लिखने हैं। ओके ठीक है, हाँ मतलब आपको चलेगा। और वैसे भी 4 ही लेक्चर हो जाएंगे, 2 दिन तो लेक्चर नहीं होने वाला। तो चाहे 4 अगर लेक्चर हुए ना अपने, तो एक आध 2 लेसन आगे जाएंगे। तो अभी मुझे बताओ, इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूं या जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है वो स्टार्ट करूं? व्हाट डू यू थिंक, इम्पोर्टेंट स्टार्ट करें? इम्पोर्टेंट, ओके। बाकी लोगों को कुछ है क्या? दीक्षा, हाँ यस, मॉलिक्यूलर बेसिस, ओके इम्पोर्टेंट, हाँ यस। साक्षी चैप्टर 4 मैम, ओके। और किसी को कुछ, और किसी का कुछ है? रेस्पिरेशन, ओके। और किसी का कुछ? चलो ठीक है, अच्छा हुआ। चैप्टर 4 ओके, सफा। और किसी को कुछ कहना है
थोड़ा कोशिश करो अपना भी थॉट शेयर करने का। टीचर क्या वो बोलते हैं ना, लायन एंड टाइगर नहीं है और आप लोग ऐसे डियर जैसे नहीं है कि जो डर के रहेंगे। नहीं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमने नोट्स नहीं दिए हैं ना अभी, चलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। विशाखा चैप्टर नंबर 4। ओके, और कोई? सबका व्यू लेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो कहते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सबको क्या लगता है? इतने जने के 4-5 जने ही है लेक्चर अटेंड करने के लिए, और भी रहेंगे ना? तो आई वांट सबका रिप्लाई चाहिए विद इन अ मिनट। क्या सोच रहे हैं आप लोग? रेस्पिरेशन, ओके, रिद्धि चैप्टर 4, माधवी चैप्टर 4, धनुश्री चैप्टर नंबर 4। सबको चैप्टर नंबर 4 ही चाहिए। चैप्टर नंबर 4, कृषिका, रीता, यस मैम, रेस्पिरेशन, ओके, नम्रता चैप्टर नंबर 4। आप सबको चैप्टर नंबर 4 चाहिए, और लेकिन हाँ चैप्टर नंबर 4 सारे कल स्टेप मेजोरिटी विंस होगा, लेकिन तो भी मुझे अभी क्या है, आप इनोसेंट हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर 4 इज कंपैरेटिवली वेरी हार्ड, और उसका विजुअलाइजेशन करना और भी हार्ड है। और ये जो कहा है ना, 2-3 स्टूडेंट ने कहा है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसका मैं कल मॉडल लेकर कल कॉलेज जाऊंगी मंडे को, तो मैं इसका हार्ट का मॉडल भी लेके आती हूँ। तो थोड़ा सा ये ना आपको अच्छा लगेगा टॉपिक। ये फुल थेरोटिकल है, फुल फुल मतलब आपको डीएनए कंसेप्ट ये सब समझने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन तो भी मेजोरिटी विंस। तो मैं क्या करती हूँ, ये 4th पहले कंप्लीट करती हूँ और फिर 8th स्टार्ट करते हैं। तो विद इन अ वीक कोशिश करेंगे, या तो 2 वीक में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के। ओके, थैंक यू। तो हम लोग वो लेसन पे जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपकी विश के हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से हम लोगों ने वो स्टार्ट करना चाहिए था रेस्पिरेशन, लेकिन चलेगा, कुछ नहीं, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना ही है। तो पहले क्या था बताओ, द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक्चुअली ये चैप्टर स्टार्ट करना और भी इजी है, क्योंकि आपने पीछे अभी यही टॉपिक में लिया था। इनहेरिटेंस एंड क्या हो गया बताओ, वेरिएशन। देखो कल जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ था, मैंने आपको बोला था थोड़ा पढ़ो, और मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, मैंने सोचा कितने जन पढ़ते हैं देखते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसमें एक पहला डिसऑर्डर कौन सा था, थैलेसेमिया। ये ना, इसमें आप फुल्ली मेरे नोट्स फॉलो करो, क्योंकि टू द पॉइंट उसमें 4-5 एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स दिए हैं। फिर उसके बाद कौन सा सिंड्रोम कहा है, डाउन सिंड्रोम। देखो ये पर्सन मंगोलॉइड जैसे दिख रहा है ना, फ्लैट स्किन, तो समहाउ चाइनीज जैसे, लेकिन फुल चाइनीज नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ए मंगोलॉइड कैरेक्टर। तो दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज ए डाउन सिंड्रोम। हाँ ओके। और फिर उसके बाद, हाँ फिर बाद में उसके बाद क्या है, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो डाउन सिंड्रोम, ये जस्ट एक बार मेरे मन में रह जाता है। एक्चुअली क्या है, आपको अगर मैंने नहीं दिया ना, तो मेरे दिल में वही रहता है, और वो चीज मुझे 2-3 घंटे तक इरिटेट करती रहती है, अरे तूने बच्चों को बताया नहीं, बताया नहीं। तो उससे अच्छा मैं पहले ही बता देती हूँ। तो ये क्रोमोसोम का नंबर 1 देखो, और क्रोमोसोम नंबर 2, इसी क्रोमोसोम नंबर से ही हमें मालूम पड़ता है। क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, वो मेटासेंट्रिक है, और क्रोमोसोम नंबर 2 देखो सब मेटासेंट्रिक। तो ऐसे भी देखेंगे तो हमें समझ में आता है, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है अपनी बॉडी में, और क्रोमोसोम नंबर 22 देखो, 21 देखो, कंपैरेटिवली छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो ये देखो ये टीलोसेंट्रिक है। और ह्यूमन बॉडी में देखो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहेगा, तो एक सब मेटासेंट्रिक है, और एक कैसे है देखो एक्रोसेंट्रिक, और एक्स और एक्स है तो सब मेटासेंट्रिक। तो आपको ये डायग्राम समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 में एक पैटर्नल एक मैटरनल, फिर उससे उतने ही साइज में, धीरे धीरे उतने ही साइज में, लेकिन धीरे धीरे क्रोमोसोम का साइज देखो कम 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 होते गया, टिल कहाँ तक, 8 का। 8 को कंटिन्यू करेंगे ना, तो और भी धीरे 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 कम होता जाता है। फिर और नीचे की स्लाइड में जाएंगे तो देखो नीचे धीरे 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 क्रोमोसोम लाइन में कम होते जाते हैं। तो क्रोमोसोम का साइज भी फिक्स रहता है अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। पर तो भी ये है ना, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। हम केमिकल लेवल पे सोचने चाहिए, बायोमोलिक्यूल लेवल पे। तो जैसे नेचर का ड्राइंग है, या तो सपोज किसका बोलेंगे हम लोग, बहुत ही बेस्ट मेमोरी ड्राइंग है। तो उस मेमोरी ड्राइंग में ना हमें वो इंसान की फीलिंग्स भी समझ में आते हैं, कोई रो रहा है वो भी समझ में आता है। लेकिन वारली पेंटिंग अगर हम देखा, तो वारली पेंटिंग में हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वारली पेंटिंग में ओनली हाथ पैर ऐसे दंडिस दिखाए जाते हैं। सपोज ये हेड है,
फिर ऐसा दिखाया जाएगा, फिर ये हाथ दिखाया जाएगा, फिर ऐसा ये पैर दिखाया जाएगा। ये वारली पेंटिंग का नेचर है। इसमें हमें फीलिंग्स की आइडिया नहीं आती। लेकिन किसी का मेमोरी ड्राइंग, जैसे अभी ये इंसान को देखा, तो इसे देख के हम कुछ तो फील करते हैं, अरे इसके आंखों में कुछ है क्या, उसके दांत में कुछ है क्या, दांत ही ज्यादा नहीं दिख रहे, तो हम उसके लिए फीलिंग्स कनेक्ट करते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, जैसे वारली पेंटिंग जैसा। लेकिन ये किसी अंदर से किसी केमिकल से बना हुआ है, और वो क्या है ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। और इस टॉपिक का नाम ही क्या है बताओ? दैट इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, तो अभी मैं आपको बोलती हूँ, आप इसके क्वेश्चन आंसर से ना लिख के रखो, सब लोग लिख के रखेंगे। कल अगर मुझे टाइम मिला, मतलब मंडे ट्यूसडे को, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे। तो वो क्रोमोसोम के अंदर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढने के उस लेसन को नाम दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके पहले हमने जो लेसन पढ़ा उसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें कुछ इनहेरिटेंस दिख रहा है, कुछ वेरिएशन दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या है इनहेरिटेंस का, उसका बेस क्या है? उसका बेस है मॉलिक्यूल। And what that molecule is called as a, that molecule is called as a DNA. उस मॉलिक्यूल का नाम क्या दिया है? डीएनए। तो डीएनए कैसे ढूंढा? तो हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। उन्होंने कहा है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो फास्टली बोलती हूँ मैं जरा। न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट डीएनए एंड आरएनए। तो हमें थोड़ा रिवाइज आता है। आप अभी अगले के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? कौन से टाइप से जो हमने लिखे? न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स हम बोल सकते हैं दैट इज हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? वो न्यूक्लिक एसिड क्या काम करेंगे? क्या लगता है आपको? अभी तो हमने बातों बातों में लिया। टाइप करो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? वो क्या काम करेगा? यस। हाँ, गलत हुआ तो भी चलेगा। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग हाँ सुन रहे हैं ना? कैरेक्टर, व्हाट कैरेक्टर, विच कैरेक्टर? हेरिडिटी कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, या तो इनहेरिटेंस दिखाएगा। तो मुझे बताओ इसको एसिड नाम क्यों दिया होगा अगर हेरिडिटरी कैरेक्टर है तो? आपका केमिस्ट्री का दिमाग इसमें आता होगा ना। अरे एसिड, जैसे ही एसिड बोला तो आपको लगा होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कितने जन के माइंड में ये आया एसिड बोलते ही? क्या लगता है इसे एसिड ये नेम क्यों दिया गया होगा? व्हाट डू यू थिंक? पीएच मोर देन 7 होगा इसलिए। इसलिए लेकिन देखो फिर किसका पीएच है? डीएनए का पीएच मोर देन 7 होगा इसलिए उसे एसिड कहा है। लेकिन हमने अभी तक डीएनए को, मतलब क्रोमोसोम को, फॉस्फोरस कंटेंट है इसीलिए कहा होगा। हाई फॉस्फोरस सब्सटेंस आर प्रेजेंट। ओके, इसके लिए उसे न्यूक्लिक एसिड कहा है। और एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिड किससे रिप्रेजेंट होता है? जैसे अल्कोहल कौन से ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है? OH ग्रुप से ना। वैसे एसिड कौन से ग्रुप से होता है? हाँ यस। तो एसिड कौन से ग्रुप से रिप्रेजेंट? हाँ, COOH। बराबर है ना? तो ये एसिड कंपोनेंट उस डीएनए में होगा। समझ में आ रहा है क्या? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग? डीऑक्सी राइबोज। आगे क्या लिखते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो आपने जो बोला डीऑक्सी, मतलब 1 ऑक्सीजन इज लेस, राइबोज इज कॉल्ड एज ए शुगर, एंड न्यूक्लिक, न्यूक्लियस में होने वाला, कौन है न्यूक्लियस में होने वाला? दैट इज कॉल्ड एज एसिड। ओके, तो ये जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स इन दैट COOH डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। उसमें कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए वो कैरेक्टर दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स?
अभी आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए इज मोस्टली सर्कुलर और हमारे बॉडी का डीएनए जो है ना वो लीनियर है। तो सर्कुलर और लीनियर का डीएनए का मतलब क्या आता है? एक सीधा लाइन में रहेगा। अभी डीएनए को ही एक्सप्लेन करते हैं, डीएनए किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज ये सेल है, कोई भी ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी की, एनिमल बॉडी की जो सेल है वो सेल हम लिए एनिमल बॉडी के सेल। ओके, अब इसमें से हमने बाहर क्या निकाला? ये एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेपरेट किया। ये हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ किसका पढ़ा? क्रोमोसोम का। अब इसके अंदर जो क्रोमोनीमा था उसे खोल रहे हैं। जब ये क्रोमोनीमा को निकाला तो क्रोमोनीमा में जेनेटिक मटेरियल आ रहा है। ये देखो, दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज ए डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी, जो आपने कहा। फिर उसके बाद राइबोज और फिर न्यूक्लिक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये जो डीएनए है ये मोस्टली, हमारा क्रोमोसोम लीनियर है ना अपने पास, इसलिए डीएनए भी लीनियर फॉर्मेट में आया। लेकिन अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक मतलब किसकी? बैक्टीरिया की सेल है, तो उस बैक्टीरिया की सेल में वो सर्कल में रहता है, जैसे हमारी रिंग कैसे रहती है, और उस रिंग के फॉर्म में रहता है। लेकिन वो रिंग के फॉर्म में डीएनए ऐसा ही, मतलब यही डीएनए बाद में ऐसा सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, पूरा एक चेन में दिखेगा, इस तरह से, ऐसा ऐसा डबल ही रहेगा। ये मेन डिफरेंस है। ये हमने अभी अभी आपका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल किया। अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए में पास से रीड करती हूँ, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। Modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid to the development of double helix model. मतलब ये कहाँ तक आया हम लोग? डबल हेलिक्स मॉडल तक। In 1869, Friedrich Mister began to working with white blood cell. मैंने ये नोट्स दिए आपको, पर्टिकुलर पॉइंट उसमें दिया है, देखो, the blood cells which are major component of pus from infections. तो पहले जो बॉडी में पस होता है, इन्फेक्शन होगा ना हमें, और वो डब्ल्यूबीसी, हाँ, पस का मतलब एक्चुअली मालूम होना चाहिए। पस मतलब क्या? हमारी डेड डब्ल्यूबीसी जो रहती है ना, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, वो रहती है। वो मर जाने के बाद उसका ब्लड का कंटेंट कुछ रहता नहीं है, हमें कुछ इंजरी हो तो ब्लड आता है। लेकिन अगर वो इंजरी इन्फेक्शियस बन जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो व्हाइट कलर का पस निकलता है, और उस पस में उन्हें पहली बार वो ब्लड सेल्स में वो कंपोनेंट मिला। दैट मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ डीएनए। डीएनए वहां उन्हें मिला, कैसे मिला? ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पस फ्रॉम दी बैंडेज एट द लोकल हॉस्पिटल। तो लोकल हॉस्पिटल जहाँ पे है उस वहां से उसने कलेक्ट किया। देखो कितना पेशेंस रखना पड़ता है, इससे हमें बहुत सीखने मिलता है। कुछ भी चीज सीखनी है तो हमें इरिटेशन नहीं आना चाहिए। ही यूज अ सॉल्ट सोल्यूशन टू वॉश द पस ऑफ द बैंडेज। जो उसने सॉल्ट सोल्यूशन से उसने वो पूरा पस निकाल दिया। एंड व्हेन ही एडेड अ वीक अल्कलाइन सोल्यूशन टू दी सेल्स, वो जो सेल्स है उसमें एक वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक तो आपको समझ में आता होगा ना, KOH, ये हो गया स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एसिड। उसके साथ कुछ और डेरिवेटिव को कंबाइन करते हैं, या तो और सोडियम को कंबाइन करते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं, तो वो वीक हो गया। तो when he added a weak alkaline solution to the cells lies and nuclein precipitated out of the solution. तो सेल रप्चर हो गई, उसमें से लिक्विड निकला, पस फट गया, और उसको उसने प्रेसिपिटेट किया। तो उस प्रेसिपिटेट केमिकल को उसे कुछ एसिड जैसा केमिकल दिया, समझ में आया, और वो एसिड उसे नहीं मालूम था ना, तो उसने न्यूक्लियस में है इसलिए उसको नाम दिया न्यूक्लिई। that is nuclei precipitate out of the solution and from the cell nuclei, मतलब सेल के न्यूक्लियस से निकला है। so he isolated a unique chemical substance to which he called as a nuclein, इसलिए उसने उसको न्यूक्लियन नाम दिया। and chemically nuclein has a high phosphorus content, ये आपने कहा था कि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कौन सा कंटेंट है? फॉस्फोरस कंटेंट। मोर एवर इट शोड व्हाट प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी। उसमें फॉस्फोरस है क्योंकि हमारी बॉडी सेल में कहीं पे भी फॉस्फोरस है, लेकिन इट शो व्हाट प्रॉपर्टी?
एसिडिक प्रॉपर्टी, सो इट इज नेम एज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाई DNA is called as a, or the chemical material present in the cell is called as a nucleic acid. By early, हाँ बोल, हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ 9, okay, हाँ, तो by early 19th century he knew that the mixture nuclein was a mix of protein and nucleic acid। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने ढूंढा। तो इसमें से अभी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्चुअली हमने ऊपर ही क्लियर किया। ये 4 क्वेश्चन के आंसर क्लियर हुए, मतलब डिस्कवरी हो गई। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में जाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, जेनेटिक मटेरियल एज अ DNA। मैं एक्सपेरिमेंट आपको बोलती हूँ और मेरे नोट्स आप पढ़ो। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर इसके ऊपर बहुत रिसर्च करते रहे, और फिर उन्होंने रिसर्च से ढूंढ के निकाला कि DNA ही एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। तो DNA कैसा है, कहाँ पे है, तो इनहेरिटिंग ट्रेट है, कहाँ पे है, क्रोमोसोम पे है, किससे बना हुआ है, DNA एंड प्रोटीन से बना है। कौन से 2 मेन केमिकल से बना है, DNA एंड प्रोटीन से। ये इंफॉर्मेशन मिली, और ये किस सेल में क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को गवर्न करता है, एक्टिवेट करता है, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। वो जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है ये स्टोर करता है। और फिर उसके बाद अज्यूम किया गया दैट इज प्रोटीन कॉजेज द वेरिएशन। तो उनको लगा DNA में वो DNA नहीं वेरिएशन दिखा रहा है, प्रोटीन वेरिएशन दिखा रहा है। तो और एक्सपेरिमेंट होते गए, और एक्सपेरिमेंट होते गए, ऐसे ओवर एंड रफली 25 इयर्स, कब से देखो 1928 से 1952 तक, genetics become convinced that DNA and not protein was the genetic material। पूरे 25 इयर्स लगे। अब मैं आपको बताऊं क्या, कभी कभी हम लोग एक ही चीज करते हैं, आप मैथ सॉल्व करते हो ना, अब प्लीज कैन यू अंडरस्टैंड मी, मुझे प्लीज रिप्लाई दे दो, क्योंकि कब से मैं अकेले बोलते जा रही हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ, जस्ट गिव मी रिप्लाई। तो कैसे होता है, देखो कभी कभी हम एक आध मैथ सॉल्व करते हैं, तो इतना इरिटेट हो जाते हैं, मैथ सॉल्व करने में आता ही नहीं, आंसर नहीं आता, तो हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में करते होंगे, देखो ज्यादा, वो ग्राफ अगर मैनेज नहीं हुआ ना, उसका वो निकला नहीं प्लॉट, बराबर है क्या, तो आप थोड़ा सा पॉइंट यहाँ वहां करके उसको बराबर एडजस्ट करते हो, और वो जो सर ने बोला रहता है कर्व लेके ही आते हैं। तो इसी तरह से कभी कभी साइंटिफिक लेवल पे भी साइंटिस्ट है ना कंटाल जाते, इरिटेट हो जाते। तो पूरे 25 इयर्स तक वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पीरियड ऑफ रफली 25 इयर्स चले गए, वो सोच रहे थे डीएनए प्रोटीन है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत सालों तक होने के बाद कंक्लूजन में आए कि डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल। मैं आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछूंगी, देखो इस पे आपको क्वेश्चन रखते हैं कि हम पेरेंट्स को डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स हमें डिसाइड करते हैं, हमारा बर्थ होता है ना। अभी इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक आएगा ही, लेकिन तो भी आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ कि हु डिसाइड, मतलब हम पेरेंट्स को, हम हमारी बॉडी डिसाइड करती है हमें पेरेंट्स के पास जाना है, या पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हमें, जस्ट इसके बारे में थोड़ा सोचो। लेट अस स्टडी 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो वैसे ही हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे that help cause this shift of opinion। कैसे ओपिनियन शिफ्ट हुआ, तो इसमें एक अच्छा साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिथ, जिसका नाम है फेडरिक ग्रिफिथ। अब इस फेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट किया। देखो अभी हमें बैक्टीरिया दिखता भी नहीं है, हमें अब भी आंखों से नहीं दिखता। तो 1928 की बात चल रही है, अब क्या चालू है बताओ, 2020, मतलब 8 इयर्स में इस चीज को 100 इयर्स हो जाएंगे। तो इस चीज 100 इयर्स मतलब जस्ट 92 इयर्स पहले ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर, क्या नाम है उसका, फेडरिक ग्रिफिथ, ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियम। तो उसने कहाँ से लिया होगा ये बैक्टीरिया, वो कौन है, वो फेडरिक ग्रिफिथ मेडिकल ऑफिसर है ना। यस, हाँ, लास्ट 10 मिनट्स टू गो। ओके, हाँ चलो, तो मैं एक्सपेरिमेंट जल्दी कंप्लीट करती हूँ। तो उसने क्या किया मालूम है क्या, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। उसने क्या किया, उसने 2 स्ट्रेन सेलेक्ट की, एक बैक्टीरिया की रफ स्ट्रेन होती है, जैसे अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया था आपको कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ये है सपोज ये एक बैक्टीरिया, इसका फ्लैजेला, सेल वॉल ये सब रहेगा ना, बैक्टीरिया की सेल आपको मालूम है। तो एक बैक्टीरियल सेल है ना, रफ वॉल थी, ऐसे रफ, और एक कैसे थी, स्मूथ वॉल थी। तो जो रफ है that strain is called as a R strain, और जो स्मूथ है
उस स्ट्रेन को नाम दिया एस स्ट्रेन। तो वो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया एक जिंदा माइस के बॉडी के अंदर डाला। ओके, तो वो माउस क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे अलाइव। माउस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जो रफ स्ट्रेन है ना, एक्चुअली दिस रफ स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, उससे डिसीज नहीं होता था। वो रफ है, नॉन पैथोजेनिक है एंड नॉन कैप्सुलेटेड। कौन सी कही है उन्होंने, आर टाइप जो है। एंड वायरुलेंट टाइप 2 स्ट्रेन्स है ना, तो वायरुलेंट स्मूथ स्ट्रेन दैट इज पैथोजेनिक एंड एनकैप्सुलेटेड एंड एस टाइप। तो जो कौन सी हम लोग एस स्ट्रेन बोल रहे हैं, उसके ऊपर कैप्सूल है और वो कैप्सूल होने की वजह से वो डिसीज देती है। तो उसने जब ये आर स्ट्रेन को माउस के बॉडी में ऐड किया, एक सिंगल माउस में ऐड किया, तो वो माउस को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। या कोई तो लिविंग बैक्टीरिया आया है, वो जिंदा रह गया। लेकिन जब एस्ट्रेन को माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो ये माउस की डेथ हो गई, माउस डेड हुआ है। देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उस माउस को, मतलब जो हीट किल एस स्ट्रेन है, यही एस्ट्रेन, उस एस्ट्रेन को हीट किया एट व्हाट डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो वो माउस, मतलब वो जो बैक्टीरिया है वो किल हो गया, जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मैंने पिक के साथ यहाँ पे मेरे नोट्स में देखो, उसमें एक्यूरेट दिया है, तो जस्ट इंजेक्शन करके लाइन करके, तो इतना आप टॉपिक पढ़ ही लो आज। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया 2 वैरायटी में आते हैं। अब जैसे 2 वैरायटी मतलब क्या बोलेंगे, एक ही स्पीसीज लेकिन 2 फॉर्म। तो आपका एक स्टूडेंट फॉर्म है और आप एक मतलब आप गर्ल या मतलब डॉटर या सन के फॉर्म में हो, इस तरह से हो एक ही। लेकिन आप भी मेरे यहाँ बायो के स्टूडेंट हो, थोड़ी देर के बाद आप मम्मी के पास जाओगे और बोलोगे मुझे भूख लगी है, तब आप बनोगे गर्ल या सन। तो वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वैरायटी एक ही, लेकिन वो अपनी 2 अलग अलग बिहेवियर दिखाती है। एक दिखाती है दैट इज रफ स्ट्रेन एंड अदर वन इज स्मूथ स्ट्रेन। लेकिन जब वो स्मूथ स्ट्रेन होती है तो आप जैसे मम्मी के साथ बात करते हैं, हमारे साथ नहीं बात करेंगे। आपको मालूम है ये टीचर है तो हमें टीचर को रिस्पेक्ट देना है। तो वैसा ही ये जो स्मूथ स्ट्रेन है, वो जैसे ही जाएगा वो बैक्टीरिया के अंदर, माउस के अंदर, तो माउस की डेथ होती है। लेकिन जो आर स्ट्रेन है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। फिर आर स्ट्रेन को डांट मिली, सपोज आपको मम्मी ने डांटा तो आप चुप बैठेंगे ना, फिर बोलेंगे नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो डांट मिलना मतलब उसे हीट किल किया। हीट किल करने के बाद वो स्ट्रेन थोड़ी अंदर से चुप रह गई, समझ में आया, और इसलिए वो माउस जिंदा रह गया। लेकिन अगली बार उसको मालूम हो गया डांट मिलती है हमें, तो थोड़ा मतलब क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाता है। तो एडजस्टमेंट होने के बाद इस जो आर हीट किल स्मूथ स्ट्रेन वैरायटी है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, इस वैरायटी को आर स्ट्रेन के साथ ओनली मिक्स किया उसने। अब ये तो नॉन पैथोजेनिक थी, इसको तो डिसीज नहीं हो रहा था, इससे माउस जिंदा ही रह रहा था, और इससे भी माउस जिंदा रह रहा है। अब ये अगर दोनों से माउस जिंदा रह रहा है और अगर दोनों का मिक्सचर हमने यहाँ ऐड किया, तो यहाँ पे माउस जिंदा होना चाहिए था ना, लेकिन माउस यहाँ पे डेड हो गया। अब क्वेश्चन मार्क आया, ग्रिफिथ सोचने लगा ऐसा क्या गड़बड़ हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तो क्या हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा था। He doesn't know why this happened. आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए क्या? डू यू थिंक ये माउस की डेथ होनी चाहिए या जिंदा रहना चाहिए था वो? हमारे पास 2 स्ट्रेन है कि नहीं, एक तो लिविंग है, उससे कुछ डिसीज नहीं हो रहा था। हाँ ओके, वो जिंदा रहना चाहिए था, बराबर है ना। सो ही शुड बी अलाइव हियर, बराबर है ना। लेकिन वो यहाँ अलाइव नहीं हुआ तो डेड हो गया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज योर लॉजिक, यूज योर ब्रेन। Why here this result get to Griffith? ग्रिफिथ को ऐसा रिजल्ट क्यों मिला होगा? इज इट राइट? पहला बराबर है, आपको समझ में आया। ये पैथोजेनिक नहीं है तो ये अलाइव रह गया, ये पैथोजेनिक है, इसे डालने के बाद इसकी डेथ हो गई। ये पैथोजेनिक था इसलिए हमने इसे हीट किल किया, मतलब स्टरलाइज किया समझो, और फिर डाला तो ये मस्त मजे में उड़ रहा है, यहाँ वहां खा रहा है, जा रहा है। लेकिन चौथे टाइम दोनों को मिक्स करके डाला तो यहाँ पे माउस की डेथ हो गई है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हमारा लॉजिक क्या कहता है? कुछ तो ऐसा होगा, डेडली प्रिपेयर हुआ होगा ना, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, टॉक्सिन। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी नॉर्मल खाना खाते हैं तो सपोज वोमिटिंग हो गया तो हम लोग बोलते हैं अरे तुझे कुछ पॉइजनस रिएक्शन हो गया होगा। वैसे यहाँ पे भी कुछ पॉइजनस रिएक्शन हो गया होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक?
what will be happen over here? Is this mouse should be alive according to you? अनस नहीं बोला, आपको क्या लगता है सबको, उसको अलाइव रहना चाहिए था या डेड होना चाहिए था? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? सब लोग समझ रहे हैं ना? सोहम, हाँ यस, बराबर है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या लगता है? यस, ओके, हाँ सफा, समझ में आ रहा है। अभी मुझे बताओ इसका पीछे रीजन क्या था? दिस प्रिंसिपल इज नॉट नोन टू किसे? ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने उस प्रिंसिपल को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आपको सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, जस्ट इतना पढ़ो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ग्रिफिथ भी कंफ्यूज था और उसको मालूम नहीं था, इसलिए उसने कहा कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपन हियर, एंड ही टोल्ड समथिंग इज हैपनिंग with what strain variety? R strain variety, because this variety is live, so this variety may be converted into toxic variety, and he doesn't know, so he give the name, that principle is called as a transforming. So देखो मैं लाइन पढ़ती हूँ। Griffith concluded that R strain bacterium must have taken up to what he called a transforming principle. ऐसा कुछ तो R strain variety ने एस स्ट्रेन वैरायटी से ले लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ले लिया है, which allowed R strain to get transform into, R strain हो गई स्मूथ, R strain रफ थी ना, वो बन गई स्मूथ, और स्मूथ कैसा है? पैथोजेनिक है, तो स्मूथ पैथोजेनिक होने की वजह से या R स्मूथ में कन्वर्ट हो गई। आया समझ में? हाँ, that is virulent, और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू वायरुलेंट स्ट्रेन। समझ में आया? नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू पैथोजेनिक स्ट्रेन। बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब साइंटिस्ट को क्वेश्चन मार्क करके ग्रिफिथ छूट गया, उसने छोड़ दिया क्वेश्चन, अभी सॉल्व करो। बाकी सब साइंटिस्ट सॉल्व करने लगे। फिर दूसरे 3 जन आ गए, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। और बेस्ट आर्मी, अभी तूने मुझे प्रॉब्लम दिया है ना, अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और ये तीनों मिलके एक साथ देखो, आफ्टर सम 10 years ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हमको 2 महीने पढ़ाई के लिए दे दिए ना, तो हम आऊ आऊ करते हैं। और यहाँ पे कितने साल तक वो एक्सपेरिमेंट किए? इन 1944। After 10 years of research and experimentation, US microbiologist Oswald T. Avery एंड मैक्लियोड, तो इसलिए हम लोग इसमें से 3 कॉमन वर्ड लेंगे। अवेरी, पहले का नाम है अवेरी, दूसरा है मैक्लियोड, एंड तीसरा है मैकार्टी। इन न्यूयॉर्क, फर्स्ट एविडेंस टू प्रूव द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि देखो कैसे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने वो ही माइस जो बैक्टीरियल सेलेक्ट किया था ना, वो देखो यहाँ पे रफ स्ट्रेन वैरायटी थी, दैट इज आर। ओके, लास्ट 1 मिनट चलेगा अभी? हाँ, 1 मिनट में हम क्या करेंगे? आपको क्या क्या पढ़ा है मैंने बताओ, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट डू यू थिंक? किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट? व्हाट नेम इज गिवन? जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू गिव मी द आंसर। What is the name of experiment who tried to discover the genetic material? Griffith. Which variety is selected by him? Yes. Which variety he selected for his experiment? R and S. वो variety हुई, और मुझे वो उस बैक्टीरिया का नाम चाहिए था। What disease causing bacteria? उससे कौन सा डिसीज होता था? कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने सिलेक्ट किया था?